जो आपने गालिब ने जब आपसे सवाल किया ना कि एंट्रोपी क्या होती है, मैं आपको कोई बुरा महसूस कराने के लिए नहीं कह रहा, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि यू आर अटरली अनेबल टू डिफाइन इवन व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज। आपको पता ही कुछ नहीं है। और एंट्रोपी, और आपका ये कसूर नहीं है भाई, आपकी डोमेन नहीं है, ठीक है। और जो जो, जो आपकी डोमेन है, सो कॉल्ड, आपको जो लगता है, वैसे तो बायोलॉजी भी आपकी डोमेन नहीं है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर। यस, हमारे जो अच्छे, जो सही जो डॉक्टर होते हैं, वो मेहनत करके अपनी बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं, पक्की और हर चीजों को एड्रेस करते हैं, अपने खुद उस तरीके से इंक्वायरी के मोड में रहते हैं। तो वो हम उन मेडिकल डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि आप बायोलॉजिस्ट भी नहीं है, आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी नहीं है, आप बायोकेमिस्ट भी नहीं है, आप मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी आपकी बात सुनेंगे अगर आपकी बात में मेरिट होगा। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप कोई, अगर आपके पास एक खास सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी सीवी पे ये नहीं लिखा हुआ, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन दोज थिंग्स। अगर आपकी बात में मेरिट होगा तो हम आपकी बात सुनेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस प्रेफेस का, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन को एज एन अथॉरिटी आप स्टैम्प नहीं कर सकते। ये वैसे ही इस चीज का इंडिकेशन होता है कि शायद आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं है, इस वजह से आप अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एंट्रोपी का कुछ पता नहीं था, और बगैर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के और बगैर स्टेटिस्टिक्स के अंदर बैकग्राउंड के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, इसका आपको नहीं अंदाजा हो सकता, ठीक है। जो वो एक पॉपुलर डेफिनेशन है ना एंट्रोपी की, कि डिसऑर्डर है, वो एक बड़ा हैंड वेवी सा अनडिफाइंड किस्म का कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी दो बड़े डोमेन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। एक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि फिजिक्स और के अंदर और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है। और एक इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर भी एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आप इन दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी कनेक्शन है, बिकॉज इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स बड़ी सिमिलर है। जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आपकी एंट्रोपी है, वो बेसिकली किस चीज का मेजर है? वो इस चीज का मेजर है कि आपके पास, आपको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं एक मोनोलॉग वो फॉर्मेट में जा रहा हूं, लेकिन आई थिंक मोमो एंड हाजी भाई, देयर इज नीड टू एक्सप्लेन व्हाट रियली द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज। तो क्या मुझे इजाजत है, थोड़े 5 मिनट लूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, प्लीज़। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं वो कहें कि जी आपने मुझे ज्यादा टाइम दे दिया, इनको कम टाइम दे दिया। लेकिन भाई जरूरत महसूस हो रही है कि आप नहीं नहीं, आपका आपने जो कहना है वो कहें सर आप। जिस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है वो आपने उसको डिफाइन नहीं किया, ना इस चीज का इंडिकेशन दिया कि जी आपको उसके बारे में कुछ पता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये दो कॉन्सेप्ट को समझना है कि सिस्टम्स के एनालिसिस में डिपेंड्स ऑन कि मैं किस लेवल पे सिस्टम को एनालाइज कर रहा हूं। आपकी कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होती हैं उस सिस्टम की, कुछ मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स होती हैं, ठीक है। यानी फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो कि एक, फर्ज करें, प्याला है, ठीक है, वो एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब कितनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसी हैं जो कि इसी माइक्रोस्कोपिक स्टेट के साथ कंसिस्टेंट होंगी? यानी कि जिससे यही प्याला, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टेट के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, तो कितनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इसके साथ कंसिस्टेंट होंगी। जितनी ज्यादा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस इसके साथ कंसिस्टेंट होंगी, उसको हम कहते हैं, उस मैथमेटिकली दैट इज व्हाट एंट्रोपी इज, ठीक है। अब उस क्या, यानी आपकी इस वजह से आप कहते हैं कि जितने ज्यादा आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स कंसिस्टेंट हैं विद एन अपैरेंट मैक्रोस्कोपिक स्टेट, वो आपकी मेजर ऑफ एंट्रोपी है। इस लिहाज से जो मेजर ऑफ एंट्रोपी है वो डिपेंड करती है कि मैंने किस लेवल पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। मेरी माइक्रोस्कोपिक स्टेट का लेवल क्या है, मैंने मॉलिक्यूल्स के लेवल पर रुकना है, मैंने एटम्स के लेवल पर रुकना है, मैंने क्वार्क्स के लेवल तक जाना है, और मेरी मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है। देयर इज अ हायरार्की ऑफ इट।
So it's a very subtle and nuanced concept of entropy. So ऐसी सिर्फ पॉपुलर आर्टिकल्स पे जो न्यूज वाले जो है ना उस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। एक तो पहली बात ये कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एंट्रोपी का मतलब क्या है। अच्छा जी, अब आए आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है। इस बात को याद रखें। आपको अगर ये बात अजीब लगती है तो गो टॉक टू अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ज्यादा लाइकली ये है कि चीजें आपकी चूंकि जो एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट है ना, जो मैंने आपको प्याला बताया है, ठीक है, उसके साथ जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स कंसिस्टेंट है वो कम है एज कंपेयर टू अगर ये प्याला टूटा होता, बिखरा होता इनटू शार्ड्स। ठीक है, तो उसके साथ जो आपकी मोलेक्युलर कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट है वो स्टैटिस्टिकली ज्यादा है। तो अगर आप यूनिफॉर्मली सैंपल करें इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको ज्यादा लाइकली है कि आपके हाथ में वो वाली माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन आए जिसके साथ एक बड़ी बिखरी हुई माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी उस तरीके से हतमी नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट। आपका इन एक्सपेक्टेशन जो ऑर्डर है उसने डिक्रीज होना है, इन एक्सपेक्टेशन उस एंट्रोपी ने इंक्रीज होना है। दिस इज द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक तो ये बात साइड पे हो गई, हम इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इंक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले, अभी मैं आगे सारी बिग बैंग और सारी कहानी भी आता हूं, सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज को यहां पर पिन करना चाहता हूं कि ये सवाल कि बिग बैंग कैसे हुआ था ये इस वजह से गलत है। ये अस्यूम करता है कि जो कॉजेलिटी है वो बिग बैंग को प्रीसीड करती है। जिसको हम कॉजेलिटी कहते हैं कि चीजों के होने के लिए, कोई किसी इफेक्ट के होने के लिए कोई कॉज चाहिए है, वो खुद वो जो फोर्सेस, वो जो फोर्स फील्ड्स, वो खुद बाद में वजूद में आती हैं। यानी आप इस बात को समझे, हम कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स फील्ड्स, इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड्स जो कि अपोज ही नहीं कर रही किसी सिस्टम की स्टेट में चेंज को, तो आपको किसी चीज में चेंज लाने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत ही क्यों है? दैट्स अ वेरी, आप कह ही नहीं सकते। सो देयरफॉर आप ये एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते कि जिसको हम कॉजेलिटी कह रहे हैं कि चीजों की स्टेट में तब्दीली लाने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत है, वो खुद इस चीज पर डिपेंडेंट है कि ये फोर्सेस और फोर्स फील्ड्स एग्जिस्ट करें। तो इन द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एंड फील्ड्स, कॉजेलिटी को इन्वोक ही नहीं किया जा सकता। दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन। और जाहिर बात है आपका कसूर नहीं है, ये एक नॉर्मल क्रिएशनिस्ट रैंट है। जो आपने बात की उनमें से बेसिकली सब कुछ क्रिएशनिस्ट रैंट है। एक तो पहली बात, ये सवाल ही गलत है क्योंकि आप ये इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते कि कॉजेलिटी जो है वो प्रोसीड करती है। और मोस्ट लाइकली कॉजेलिटी, अगर आप ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन करें चीजों की, तो आप इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि कॉजेलिटी बाय डेफिनेशन बिग बैंग को प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि व्हाटएवर वी कॉल कॉजेलिटी, वो इस चीज पर डिपेंडेंट है कि चीजें अपनी स्टेट की चेंज को रेजिस्ट करती हैं, जो कि बेसिकली इनर्शिया की एक स्टेट है और बड़ी ये मैटरली प्रॉपर्टी है। तो इफ यू थिंक दैट मैटर केम इनटू बीइंग, whatever preceded matter and Big Bang was not matterly, and therefore you cannot apply matterly property like causality to whatever that is. So therefore that's a bad question. एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इस बात का नहीं पता कि बिग बैंग ओरिजिनेट कैसे हुआ और शुरू के कुछ पार्ट्स में क्या वाकयात हुए, अगर आपके पास इस चीज का आंसर नहीं है, आप you do not need to know the answer to these questions in order to reject the God hypothesis. God के hypothesis को आप based on what is already known to us
फॉर इंस्टेंस द इंस्टेंस ऑफ ट्रायल एंड एरर, जिसकी आज आपको ऑब्जर्वेशन मौजूद है, उसकी बेसिस पर आप गॉड के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जानना कि बिग बैंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आप गॉड के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। इस बात को भी इंसान को याद रखना है। ठीक हो गई बात। और दूसरी बात, जब आप ट्रायल एंड एरर की बेसिस पर और यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर, कॉस्मोलॉजी के लेवल पर, बायोलॉजी के लेवल पर, लाइफ के लेवल पर, जब आप ट्रायल एंड एरर के इंस्टेंसेस देखते हैं, जब आप ये सारे मसले मसाइल देखते हैं जो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी बता रही थी, मैं भी आई कैन गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो ज्यादा कंसिस्टेंट हैं एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क के साथ। वो गॉड के साथ फ्रेमवर्क नहीं है, तो बेसिक गॉड के फ्रेमवर्क के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। लिहाजा वो जब हम स्टेटमेंट देते हैं कि ये चीजें गॉड के साथ कंसिस्टेंट नहीं है और गॉड के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हैं, वो स्टेटमेंट उन सेट ऑफ फैक्ट्स की बेसिस पर है विच आर नोन। जब आप कहते हैं कि आपको इस बात का नहीं पता कि तब क्या हुआ था, बिग बैंग में क्या हुआ था, एंट्रोपी के अंदर क्या हुआ था, आप उन क्वेश्चंस को और मुद्दों को बीच में लेकर आ रहे होते हैं जो कि अभी लोगों को पता नहीं है। यानी गॉड को रिजेक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन, लेकिन गॉड को बचाने के लिए यू हैव टू गो इनटू एरियाज व्हिच आर नॉट नोन। मुझे बताएं कि आर्ग्यूमेंट जो कि नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, वो ज्यादा रैशनल ये है कि मैं उस पर यकीन करूं, या जो आर्ग्यूमेंट लैक ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है मैं उस पर यकीन करूं। तो लैक ऑफ नॉलेज की बेस पर आप गॉड को बचाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये मैं बेसिक जो ग्राउंड रूल्स हैं उनको मैंने ले आउट कर दिया। अब मैं एंट्रोपी के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि कहता है कि जी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर पॉकेट्स ऑफ ऑर्डर जो है वो कैसे इमर्ज करते हैं। ठीक है, ये एक क्रिएशनिस्ट लेवल पर इंटरेस्टिंगली वाज अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट once upon a time. I am willing to give it to the creationists that once upon a time ये एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट था। लेकिन आपको पता है कि कब ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो गया और कोलैप्स कर गया? ये आर्ग्यूमेंट कोलैप्स किया प्रिसाइजली बिग बैंग की डिस्कवरी के बाद। जब बिग बैंग क्लियर हो गया और ये पता लग गया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है और एवर एक्सपैंडिंग फेज में है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके पीछे रीजनिंग है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर और जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इसी की बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट कि कैसे पॉकेट्स ऑफ ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकती हैं और व्हाइल बीइंग कंसिस्टेंट विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गई। और ये क्रिएशनिस्ट का जो क्वेश्चन था ये उस वक्त, ये 1930 की दिहाई में खत्म हो चुका हुआ है। यानी हम तकरीबन 100 साल, जो क्रिएशनिस्ट है तकरीबन 100 साल लेट है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट, एंट्रोपी बेस्ड आर्ग्यूमेंट 1930 की दिहाई में कोलैप्स कर चुका है। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ये है कि मोमो ने उस तरफ पॉइंट किया, शायद बाकी शोर में फिर बाकी लोग वो मोमो आगे उन्होंने हिंट दिया कि शायद लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, जब आपकी यूनिवर्स इनफिनिटेसिमली स्मॉल यानी कि स्पेस टाइम के अंदर वो कंस्ट्रेंट थी, उस वक्त उसकी एंट्रोपी कम तो थी, लेकिन वो जितनी मैक्सिमल हो सकती थी ना फॉर द साइज ऑफ द यूनिवर्स, वो उसके करीब थी। क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमल एंट्रोपी होती है वो आपकी जैसे जैसे क्या कहते हैं, आपका रेडियस बढ़ता जाता है किसी यूनिवर्स का, तो जो मैक्सिमल एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। मैक्सिमल एंट्रोपी यानी कि कितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो गर्चे उस वक्त एंट्रोपी कम थी, मगर वो मैक्सिमम थी, क्योंकि वो एक किस्म का समझें कि एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो जब सब कुछ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड था, तो दैट वाज लाइक ए ब्लैक होल ऑफ दैट सच अ स्मॉल साइज।
तो उसकी एंट्रोपी अपने साइज के मुताबिक, यानी अगर मेरा रेडियस r का मैं साइज हूं तो जितनी मैक्सिमम हो सकती थी उतनी थी। अब गर्चे ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन यूनिवर्स की जो मैक्सिमल एंट्रोपी हो सकती है ना, उसके प्रोपोर्शन में हमारी एंट्रोपी बड़ी कम है। आप ये समझें अपने ज़हन में, आप अगर थोड़े से टेक्निकल आदमी है, टाइम एक ग्राफ इमेजिन करें जिसका टाइम एक्सिस है। एक ग्राफ इमेजिन करें कि एंट्रोपी कितनी है यूनिवर्स की, वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, एक राइजिंग ग्राफ है, वेरी नाइस। लेकिन उसके ऊपर ही एक और ग्राफ भी सुपर इम्पोज करें जो कि मैक्सिमल पॉसिबल एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ द करंट साइज ऑफ द यूनिवर्स हो, वो उससे भी ऊपर है। तो बेसिकली जो इस वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी है तो पहले से ज्यादा, मगर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट मैक्सिमल एंट्रोपी यूनिवर्स कैन सपोर्ट, उसका प्रोपोर्शन के तौर पे वो बहुत कम है। एज अ कॉन्सिक्वेंस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास लोकल पॉकेट्स ऑफ ऑर्डर जनरेट होने का रूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके पास वो डिसऑर्डर मूव करने का किसी यूनिवर्स के किसी और एरिया में जो 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 कह ले कि एक गार्बेज कलेक्टर एरिया वो बढ़ता जा रहा है। सो देयरफॉर इट, जो बेसिकली कॉस्मोलॉजिस्ट हैं उसकी मिसाल आसान अल्फाज में इस तरह देते हैं, अगेन दिस इज ओनली एन एनालॉजी, कि जी अगर आपका बैकयार्ड है तो वो, अगर आप उस पे अपना जंक फेंकते जाएंगे तो वो ओवरक्राउडेड हो जाएगा। लेकिन अगर साथ एक और जंक यार्ड है जहां पर आप कॉन्स्टेंटली क्या कहते हैं उस जंक को ट्रांसफर करते रहे और वो और ज्यादा रेट से एक्सपैंड करता रहे, तो आपके पास ज्यादा एरिया है कि इस जगह लोकल पॉकेट ऑफ ऑर्डर इमर्ज कर सकता है। बेसिकली लोकल पॉकेट्स ऑफ ऑर्डर इमर्ज करना is consistent with the second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी ऑर्डर की इमरजेंस के खिलाफ बात नहीं करता। ठीक है जी। तो ये अब आपके क्या कहते हैं, मैं आपको समरी बयान की है, आपको लगेगा कि मैंने मोनोलॉग दे दिया है या ये चैनल की इंतजामिया मेरी तरफ बायस्ड है क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम दे दिया है, लेकिन मसला ये है कि ये सारी बातें बताना जरूरी है। बॉटम लाइन ये है कि ये कहना कि जी बिग बैंग का कॉज क्या था, इसका मतलब ये कि आपको कॉजेलिटी और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आप कॉजेलिटी को इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट कर सकती है, विच इज बेसिकली, इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स का कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि ये जानने के लिए कि ये रिजेक्ट करने के लिए गॉड हाइपोथेसिस को आपको इस बात की जानने की जरूरत नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था या बिग बैंग कैसे वजूद में आया था। एंड में एक आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ह्यूमन बॉडी की आप बात कर रहे थे, फिर मैं बस अब कंक्लूड करूंगा इन द नेक्स्ट 1 मिनट। वो ये कि भाई जो आपकी लोअर बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है, और क्यों ये एवोल्यूशनरली एक्सप्लेन होती हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात का तो पता ही है क्योंकि आप डॉक्टर हैं कि जब आपकी फर्ज करें कि डिस्क हर्निएशन हो रही है तो लोअर बैक समझे कि L5 लेवल पर क्या कहते हैं डिस्क हर्निएशन हुई, आपको पता ही है। मतलब जो लोअर लंबर रीजन है वो स्टेटिस्टिकली ज्यादा क्या कहते हैं प्रोन है कि सबसे ज्यादा डिस्क हर्निएशन वहां होती है। वो भी आपको देखना है कि वो क्यों क्या कहते हैं प्रोन है, कि जाहिर बात है कि वहां पर बेंड आ रहा है, यानी कि L4, L5, S1 ये जो लेवल्स है यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती क्यों है, यानी कि ये भी कोई इक्वली लाइकली नहीं है, उसकी भी मैकेनिकल रीजंस हैं और अपराइट पोस्चर की वजह से। मगर पॉइंट ये है कि फर्ज करें कि L5 S1 के दरमियान जो डिस्क है वो हर्निएट कर रही है, तो आपको अंदर से पूरी आपका दिमाग, आपकी बॉडी का सारा सिस्टम पूरे जोर शोर से विद ऑल दी मैक्सिमल कन्विक्शन ये बताएगा कि फर्ज करें कि आपके कोई, आपको अगर कोई साइटिक पेन हो रही है तो आपको कोई टांग में दर्द जा रही है, आपकी थाई में पेन जा रही है, कभी कैब्स में पेन जा रही है, आपका दिमाग आपको यही बताएगा, जो आपका बड़ा परफेक्ट दिमाग है, बड़ा परफेक्ट। इट इज ओनली आफ्टर रैशनल इन्वेस्टिगेशन आपको पता लगता है कि ओ भाई ये तो रास्ते का सिग्नल था,
जो कि वो टांग की तरफ से आ रहा था, उस पर जो नर्व चूंकि इम्पिंज हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी, तो मुझे एक ये वो जो आपका परफेक्ट सिस्टम है वो एक फॉल्स सिग्नल दे रहा था कि मेरी शायद टांग में मसला है, ठीक है। तो ये है आपका परफेक्ट सिस्टम कि जो और अगेन एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपकी कुछ क्या कहते हैं ये आपके पास इस चीज का एविडेंस है कि आगे की तरफ जो हमारे आगे की तरफ हैं मसल्स आपकी वट एवर कॉलम के आगे की तरफ, जो कि जब चार पाँव पे जानवर थे वो नीचे की तरफ थे, वो सपोर्टिंग मौजूद है। ऊपर की तरफ की चूंकि जरूरत ही नहीं है, वो तो ग्रेविटी की वजह से जरूरत है, इस तरफ ऊपर तो तेरी मसल सपोर्ट ही नहीं है। अब जब हम खड़े हुए हैं तो ज्यादा डिस्कें उस तरफ को हर्निएट करती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन लाइन विद एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क, तो ह्यूमन बॉडी इज लिटर्ड विद इम्परफेक्शंस। आपको बस सोचने वाला लेंस चाहिए। बहुत थैंक यू टू द पैनल। मैं अब चुप रहूंगा एंड आई लेट एवरीवन एल्स चाइम इन। Excellent explanation, sir. Excellent. थैंक यू सो मच। बहुत आपने बहुत interesting इंफॉर्मेटिव किया। मतलब कि अपना ये सेशन था। आई थिंक ये मलाई थी आज की। अच्छा, अब डॉक्टर साहब को हम अलविदा कहते हैं क्योंकि बहुत जाते डिस्कशन हो जाते गई। एक चीज का जवाब दे दें। आइंस्टाइन ने ये क्यों बोला था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम? इसका बस जवाब दे दें, फिर मैं चलता हूँ। इस पर बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं आपको भेज दूंगा कि ये जो मसला है। नहीं, आप बता दें, आप बताएं, भेजे ना, आप बता दें मुझे। और ये जो आपने जितनी एक्सप्लेनेशन की है ना, आपको पढ़ना चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि आइंस्टाइन की हर बात जो है वो सही नहीं थी, ठीक है। आज आपको पता लग गया हुआ है, जो आइंस्टाइन इंटेंगलमेंट के इतना खिलाफ था, उसने इतनी मुसीबत डाली कि जी इंटेंगलमेंट हो ही नहीं सकती। पिछले साल का नोबेल प्राइज इंटेंगलमेंट को मिला। आइंस्टाइन बहुत सारी बातों में गलत था, तो ये समझना कि जी आइंस्टाइन की एक बात अगर कही है, ये एग्जैक्टली दिस रिफ्लेक्ट्स दैट माइंडसेट कि जी अथॉरिटी जो है ना वो स्टैम्प हो जाएगी तो फिर मैंने अब सब कुछ मान लेना। एग्जैक्टली जो आपने एंड में बात की है ना, ये आपकी उसी अनफॉर्चुनेट माइंडसेट का कॉन्सिक्वेंस है कि अथॉरिटी का कोई मतलब होता है। नो, अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। इट विल बी इवैल्यूएटेड। यही मसला हुआ। पर्सनैलिटी नहीं कि कोई भी इंसान अपना टेल साइन दे दिया ना फिर दोबारा कि अथॉरिटी को मैं मानता हूँ। एंड में वही किया। अच्छा जी, फिर बात करेंगे आपसे। अब बहुत आगे चलने की थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाय बाय। बाय बाय जी। तो अब एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त वो था। अच्छा, ये अब मुझे लग रहा था कि सर आपने भैंस क्या कह रहे हैं, आपने भैंस के आगे बीन बजाई है सर। नहीं, आप हमें तो ना भैंसे कहें।